आज मैं आपको द रेवेनेंट मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द रेवेनेंट का मतलब होता है मौत से बचकर आया इंसान। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने इस मूवी में ग्लास का किरदार किया है और उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज द रेवेनेंट। ये कहानी शुरू होती है 1823 से, जहाँ पर हमें दिखाते हैं अमेरिका के जंगलों में 45 लोग इस सारे जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचकर उनको व्यापार करते हैं। इस ग्रुप में एक आदमी होता है ह्यूज ग्लास और उसका बेटा हॉन्क। ये जानवरों की खाल निकाल रहे होते तभी ग्लास को गोली की आवाज सुनाई देती है। ग्लास गोली की आवाज सुनकर वहां पर जाता है और देखता है इन पर एक आदिवासी कबीले ने हमला कर दिया है। और ये आदिवासी हमला इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो मुखिया होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा किया होता है और उन्हें ऐसा लगता है ये काम इन्हीं लोगों का है। अब इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। अब 45 लोगों में से सिर्फ 10 ही बचे हैं। ग्लास और उसके साथी नाव में बैठकर वहां से चले जाते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार इन आदिवासी ने हमला क्यों किया है। इनके लगभग 35 साथी मारे गए। थोड़ी देर आने के बाद ग्लास कैप्टन को कहता है हमें नाव छोड़कर जमीन के रास्ते जाना चाहिए क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं है, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। उन आदिवासियों को पता है हम नाव में बैठ के निकले और ये इलाका उन्हीं लोगों का है, वो हमारा पीछा जरूर करेंगे। तभी इनका एक साथी जिसका नाम फिट्स है वो कहता है अगर हम पैदल गए तो मारे जा सकते और वो सफर बहुत लंबा होगा। इनका कैप्टन ग्लास की बात मान जाता है क्योंकि ग्लास इस इलाके को सभी से बेहतर जानता है और इन सबको सुरक्षित ले जा सकता है। इस बात पे फिट जाता है क्योंकि कैप्टन ने उसकी बात नहीं सुनी होती है। आगे इनमें से 2 लोग बिना बताए उस नाव से चले जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ पर जानवरों की खाल छुपा कर चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत भारी होता है। आगे इन्हें पहाड़ों के रास्ते जाना होगा। अगर सफर के दौरान जिंदा बच गए तो फिर से यहाँ पर आके उन खालों को ले जा सके। अभी सभी चलकर आगे का सफर करते हैं। इनका सफर हफ्तों का होता है। कैप्टन ग्लास से पूछता है क्या हमने चलकर जाने का फैसला सही चुना है। ग्लास कहता है बिल्कुल सही चुना है, नहीं तो हम सब मारे जाते। और होता भी वैसे ही है। इन आदिवासियों ने उनकी नाव पकड़कर उस नाव में रहे 2 आदमी को मार देते हैं, पर उन्हें यहाँ पर मुखिया की बेटी नहीं मिलती। यहाँ पर उन्हें पता चलता है वो लोग उत्तर की तरफ पहाड़ी के रास्ते चले गए। अब ये आदिवासी उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ ये सभी सफर के दौरान थक कर रात को एक जगह रुककर आराम करते हैं। सुबह हो जाने पर ग्लास अपने बंदूक उठाकर जंगल में टहलने चला जाता है। तभी उसे कुछ भालू के बच्चे नजर आते हैं। इससे पहले वहां से निकल पाता एक बड़ा सा भालू उस पर हमला कर देता है। इससे ग्लास की बंदूक नीचे गिर जाती है। भालू उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब भालू उसे थोड़ा दूर चला आता है। ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है, लेकिन भालू एक बार फिर से हमला कर देता है। लेकिन इस बार हमला करने से पहले ग्लास भालू के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन वो भालू है, भालू बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए इसके ऊपर गोली का ज्यादा असर नहीं होता। भालू उसका गला फाड़ देता है। अब वो ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है और एक बार फिर उससे दूर चला आता है। ग्लास के पास एक चाकू होता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी चाकू निकालता है। हालांकि भालू भी जख्मी हुआ है, लेकिन एक बार फिर भालू उस पर हमला कर देता है। जब भालू ग्लास को मारा होता है तब ग्लास भी लगातार भालू के ऊपर चाकू मारा होता है और वो दोनों एक ढलांग से गिर जाते हैं और भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है। लेकिन भालू मर चुका होता है और ग्लास भी लगभग मर चुका होता है क्योंकि भालू ने उसको बुरी तरह से जख्मी करके उसका गला फाड़ दिया होता है। तभी ग्लास के साथी उसे ढूंढते हुए वहां पर आते हैं और वो देखते हैं उसके ऊपर भालू गिरा हुआ है और बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ लेके जाते हैं। अब इनका कैप्टन ग्लास की घाव छिलना शुरू कर देता है। उसका गला भी फट चुका है और उसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि वो ठीक से चल भी नहीं सकता। उन लोगों का मानना होता है 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते हैं उनके पास इनकी खाले होती है और वो खाले फ्रेंच लोगों को बेचकर उनसे बंदूक और घोड़े लेते हैं। आगे यहाँ पर ग्लास के साथी ग्लास के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं और ग्लास को उसके ऊपर रखकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आगे चढ़ाई का रास्ता होता है और बहुत मुश्किल होता है। ग्लास को लेकर चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन है। तभी कैप्टन ग्लास की आंखों के ऊपर कपड़ा रखता है। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है क्योंकि उसे लगता है ग्लास बहुत देर तक जिंदा नहीं रहेगा और उसे इस हाल में यहाँ से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्लास का बेटा कैप्टन को कहता है ऐसा मत करो। कैप्टन ग्लास के ऊपर बंदूक चलाने वाला होता है, लेकिन उसे ग्लास के ऊपर दया आती है क्योंकि ग्लास की वजह से इन सबकी जान बची है। अब कैप्टन ये फैसला लेता है जो भी ग्लास के पास उसके आखिरी सांसों तक रहेगा उसे कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे। तभी फिट्स कहता है $70 तो बहुत कम है। इससे कैप्टन $100 देने के लिए मान जाता है। ग्लास का बेटा और ब्रिजर ग्लास के साथ रुकने का फैसला करते हैं और कहते हैं इसके लिए हम पैसे नहीं लेंगे। तभी फिट्स कहता है मैं इन दोनों के पैसे ले लूंगा। अब पूरे $300 फिट्स को दिए जाएंगे, उससे वो अपना घर खरीद सकता है। कैप्टन और उसके साथी आगे का सफर जारी रखते हैं। अब रात हो चुकी है। ग्लास सोते वक्त उस हादसे के बारे में याद करता है। उस हादसे में उसकी बीबी को एक अमेरिकन सैनिक ने गोली मारी थी। यहाँ पर पता चलता है ग्लास भी एक अमेरिकन सैनिक था और उसने पौनी लड़की के साथ शादी की थी। अब जैसी सुबह होती है
फिट्स ग्लास को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। जब ब्रिजर और हॉग ग्लास के पास नहीं होते तब फिट्स ग्लास के पास जाके उसे कहता है, तुम मर क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे। अपने बेटे के बारे में तो सोच लो। ये बोलकर उसके मुंह में एक कपड़ा रखकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हॉग आकर फिट्स के ऊपर बंदूक तान देता है। फिट्स और हॉग के बीच में हाथापाई शुरू होती है। हॉग ब्रिजर को मदद के लिए पुकारता है। ब्रिजर को इस बात का पता न चले इसलिए हॉग को ही चाकू मार देता है। ये सब ग्लास देख रहा होता है और चिल्लाने की कोशिश भी करता है, पर उसका गला कट चुका है इसलिए चिल्ला नहीं पाता। वो बस अपने बेटे को मरता हुआ देख सकता है। अब फिर हॉग को घसीटते हुए दूर छुपा देता है। ब्रिजर वहाँ पे आके हॉग के बारे में पूछता है तब फिर उसे कहता है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। अब रात होने आई है। रात को जब वे सभी सो रहे होते हैं तभी फिट्स ब्रिजर के पास आके उसे कहता है, मैंने उन आदिवासी को अपनी तरफ आते हुए देख लिया है। इस बात पे ब्रिजर डर जाता है। ब्रिजर चारों तरफ देखने लगता है तो उसे हॉग कहीं नहीं दिखाई देता। वो फिर से कहता है, हॉग के बारे में पूछता है और कहता है, हॉग कहाँ पे है? फिट्स कहता है, अगर वो जिंदा रहेगा तो हमें ढूंढ लेगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ब्रिजर कहता है, ग्लास अभी भी जिंदा है। हमने कैप्टन को वादा किया था ग्लास के मरने के बाद ही हम उसका अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे। ये सुनकर फिट्स ग्लास को घसीटे हुए उस गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। ये देखो, ब्रिज कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिट्स कहता है, आज नहीं तो ये कल मर जाएगा ना। जैसे ही हमने वादा किया था हम इसका अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। और उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालता है और ब्रिजर को कहता है, तुम भी आ जाओ। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन उसकी जान को भी खतरा है। जाते हुए ग्लास से माफी मांगता है और ग्लास के पास एक पानी की बोतल रखकर वहां से चलाता है। उसे पता नहीं होता फिट्स ने उसे झुटका है। अब ग्लास अकेले जख्मी हालत में ठंड में कांप रहा होता है। ग्लास उसी जगह लेट जाता है और जैसे सुबह होती है वो रेंगता हुआ अपने बेटे के पास आता है और अपने बेटे की लाश के ऊपर सर रखकर बहुत देर तक वही होता है। दूसरी तरफ फिट्स और ब्रिजर को दिखाते हैं। ब्रिजर को यहाँ पे पता चलता है फिट्स ने उसे झूठ बोला होता है। वहाँ पर आसपास कोई आदिवासी नहीं होता और अब वो फिट्स को ग्लास की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और उसके ऊपर बंदूक रख देता है। जैसे तैसे फिट्स उस बंदूक को छीनकर कहता है, दोबारा ऐसी गलती मत करना, और उसे छोड़ देता है। अब ग्लास अपने बेटे को छोड़कर वहां से रेंगता हुआ नदी की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर का कंकाल दिख जाता है और उसमें बचा हुआ सूखा मांस खाकर वो आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो नदी के पास आकर पानी पीने लगता है तब पानी उसकी गर्दन से निकलना शुरू होता है क्योंकि उसकी गर्दन कट चुकी होती है और उस गर्दन का घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अब ग्लास के पास कुछ बारूद होता है। वो थोड़ा सा बारूद जहाँ पे घाव होता है वहां पे लगाता है, जिससे बारूद जल के चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन पर घाव जल जाता है। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसका घाव जहाँ फटा हुआ है वो बारूद से छिप जाए। जैसे उसमें आग लगती है उसे बहुत दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्लास कुछ दिनों तक वही रहता है और यहाँ पर घास खाकर पानी पीकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आते हैं। ग्लास उन्हें देख लेता है और चुप जाता है। अब इससे पहले वो आदिवासी ग्लास को मार पाते वो नदी में कूद जाता है और बहता हुआ दूसरे किनारे तक आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं फिट्स और ब्रिज एक आदिवासी बस्ती से गुजरे होते हैं। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी को फ्रांसीसी लोगों ने मारा होता है। फिट्स को यहाँ पर बस्ती में कुछ घोड़े दिखाई देते हैं। अब आगे का सफर घोड़े पर सवारी करके जाएंगे। अब ग्लास उसी नदी किनारे तक रहता है और यहाँ पर जिंदा रहने के लिए वो मछली पकड़कर खाता है। कुछ दिनों तक वो वही करता रहता है। अब उसका शरीर भी धीरे धीरे ठीक होने लगा है और वो एक लकड़ी के सहारे भी चल सकता है। एक दिन वो जब सो रहा होता है तभी उसे कुछ आग की लपटें दिखाई देती है और जब वो उस तरफ जाके देखता है वहाँ पर एक आदमी बड़े से जानवर का मांस खा रहा होता है। जैसे वो ग्लास को देखता है वो अपना तीर निकालकर उसकी तरफ कर देता है। ग्लास उसे इशारों में समझाता है मुझे खाना चाहिए। वो आदमी उसे खाना देता है। जब सुबह होती है वो आदमी ग्लास को उठाता है। ग्लास उस आदमी को इशारों में कहता है मेरे ऊपर एक भालू ने हमला किया था और इस वजह से मेरे साथी मुझे मरा समझकर छोड़ गए और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार डाला। ये जो आदमी होता है उसके परिवार और गाँव वालों को किसी ने मार दिया होता है। वो आदमी ग्लास को कहता है तुम मेरे साथ सफर कर सकते हो। इनका सफर बहुत लंबा होता है। सफर के दौरान वो आदमी ग्लास के घाव देखकर कहता है तुम्हारा शरीर तो पूरी तरह सड़ गया है, इससे तुम मर सकते हो। दूसरी तरफ फिट्स और ब्रिज अपने बस्ती तक पहुंचते हैं। बस्ती में जाने से पहले फिट्स ब्रिजर से कहता है तुम अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो हम दोनों मारे जा सकते हैं। अब इन दोनों कैप्टन से मिलते हैं। कैप्टन ने वादे के मुताबिक इन दोनों को पैसे देता है पर ब्रिजर ये पैसे लेने से मना करता है और चुपचाप चला जाता है। फिट्स कहता है सफर के दौरान जो कुछ हुआ था इसलिए ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ ग्लास उस आदमी के साथ आगे का सफर कर रहा होता है। तभी मौसम खराब होने लगता है। ग्लास बीमार है, उसके घाव सड़ रहे और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो आदमी लकड़ियां तोड़कर छोटा सा टेंट बनाता है और चारों तरफ से ढककर उसके अंदर उसे रखकर सामने आग लगा देता है ताकि उसे गर्मी मिल सके। जब ग्लास सुबह उठता है और आसपास देखता है तो वो आदमी वहां पर नहीं होता। ग्लास अपना आगे का सफर जारी रखता है। थोड़ी दूर आने के बाद
उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसकी जान बचाई थी। किसी ने उस आदमी को मारकर पेड़ पर लटका दिया होता है और ये काम फ्रांसिस के लोगों का होता है। अब ग्लास आगे आकर देखता है, वहाँ पर वही फ्रांसिस के लोग होते हैं। ग्लास एक पेड़ के पीछे छुपकर रात होने का इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ आदिवासी उत्तर की ओर बढ़ रहे होते हैं। अब रात हो चुकी है। ग्लास वहां से अपना घोड़ा लेके जा रहा होता है, तभी वो देखता है एक फ्रांसीसी आदमी एक लड़की के साथ रेप कर रहा होता है। ग्लास उस लड़की को उस आदमी से छुड़ा लेता है और अपने घोड़े को लेकर एक फ्रांसीसी को मारकर वहां से चला जाता है, पर उसकी बोतल वही गिर जाती है। वहां से भागने के बाद रात को एक जगह रुककर सो जाता है। जब सुबह होती है, वो देखता है वो आदिवासी उस तक पहुंचने वाले होते हैं और एक दो आदमी को गोली मार देता है और घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाता है। लेकिन अब इन आदिवासी के पास भी घोड़े होते हैं, इसलिए वो सभी उसका पीछा करते हैं। अब सामने एक खाड़ी होती है, लेकिन ग्लास रुक नहीं सकता क्योंकि वो रुकेगा तो उसे गोली मार देंगे। इसलिए घोड़े के साथ उसी खाड़ी में गिर जाता है और नीचे पेड़ से टकराकर बर्फ में गिर जाता है। घोड़ा वही मर जाता है, पर ग्लास अभी भी जिंदा है। वो बेहोश होता है। अब बर्फ पड़ना शुरू होती है। थोड़ी देर के बाद ग्लास को होश आ जाता है। ग्लास इस ठंड में बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो उस मरे हुए घोड़े का पेट फाड़कर उसके अंदर का पूरा मांस निकालता है और रात को उस घोड़े के पेट के अंदर सो जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इस ठंड में मारा जा सकता था। अब सुबह होती है। ग्लास उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। उसका सफर बहुत लंबा होता है। दूसरी तरफ दिखाते एक फ्रांसीसी से मदद मांगने उसी जगह पर आता है जहाँ पर फिट्स और ब्रिजर और बाकी के सब लोग पहुंच चुके हैं, जहाँ पर अमेरिकन रहते हैं। वो आदमी कैप्टन को कहता है हमारे ऊपर हमला हुआ था और इसमें सभी लोग मारे गए। वो आदमी इनसे खाने के लिए कुछ मांगता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते। खाने के बदले उसे कीमत चुकानी होगी, तो अपने पास से जो चीज होती है वो उन्हें दे देता है। इसमें एक बोतल भी होती है और वो वही बोतल होती है जहाँ ग्लास उस लड़की को छोड़ा था, वो नीचे गिरी थी। उस बोतल को देखकर ब्रिजर कहता है ये बोतल तो मैंने ग्लास के पास छोड़ी थी, अब ग्लास तो मर चुका है तो वो जरूर हॉग होगा। कैप्टन उस फ्रेंच आदमी से पूछता है ये बोतल तुम्हें कहाँ मिली? वो आदमी कहता है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुझे जमीन पर पड़ी हुई मिली। इसे फिर समझ जाता है ग्लास अभी भी जिंदा है। अब आगे सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को बोतल मिली थी। ये सभी हॉक हॉक चिल्ला रहे होते हैं, तभी इनके सामने ग्लास थका हुआ ठंड में कांपता हुआ आ रहा होता है। ये सभी लोग उससे देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन सभी को लगता था ग्लास मर चुका है। अब इन सबको पता चल जाता है ये सब फिट्स ने किया होता है। कैप्टन गुस्से में आकर कहता है ब्रिजर को गिरफ्तार करो, और गुस्से में अपने बस्ती में जाकर फिट्स को ढूंढने लगता है, पर उसे फिट्स कहीं नहीं मिलता। तो कैप्टन यहाँ पर फ्रेंच आदमी से पूछता है फिट्स कहाँ पर है? वो आदमी से कहता है वो टेक्सास की ओर चला गया है और उसने कैप्टन की तिजोरी में से सारे पैसे लेकर भागा है। अब कैप्टन ग्लास के पास आता है। ग्लास कैप्टन को बताता है जब फिट्स मेरे बेटे को मारा था तब ब्रिजर वहां पे नहीं था, उसे कुछ भी नहीं पता। फिट्स ने उसे भी झूठ बोला था। ब्रिजर बस फिट्स के ऑर्डर मान रहा था। कैप्टन ग्लास को बताता है फिट्स यहाँ से भागकर टेक्सास की ओर जाने वाला है। ग्लास कैप्टन को कहता है मुझे घोड़े और एक बंदूक चाहिए। तभी कैप्टन कहता है तुम्हें अब आराम करना चाहिए, मैं फिट्स के पीछे जाऊंगा। ग्लास कहता है तुम मेरे बिना उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। वो डरा हुआ है, उसे पता है मैं किस हालत में कितने दूर का सफर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब ये दोनों फिट्स को ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद इन्हें घोड़ों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो इस निशान को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। अब रात हो चुकी है। ये दोनों एक जगह रुककर आराम करने लगते हैं। जैसे सुबह होती है ये फिर से फिट्स को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। अब बहुत दूर आने के बाद फिट्स के घोड़े के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं और यहाँ से ग्लास और कैप्टन अलग होते हैं। जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तब फिट्स एक पत्थर के पीछे से उसके ऊपर गोली चला देता है। इससे कैप्टन की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास उसी तरफ आता है। ग्लास देखता है वहां पर कैप्टन की लाश पड़ी होती है, लेकिन वहां पर फिट्स नहीं होता। उसके बाद ग्लास एक लकड़ी की टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पे लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए, और कैप्टन को घोड़े पर बिठा देता है। उसके बाद खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है। इससे फिट्स को लगे ग्लास पहले घोड़े पर बैठा है, और होता भी वैसा ही है। फिट्स ग्लास को समझकर कैप्टन के ऊपर गोली चला देता है। फिट्स को लगता है ग्लास मर गया है। वो ग्लास को देखने के लिए उसके पास आता है और वहां के देखता है तो ग्लास नहीं बल्कि कैप्टन होता है। फिट्स इससे पहले कुछ समझ पाता, पीछे से ग्लास उसके कंधे पर गोली चलाता है और आगे इन दोनों के बीच में चाकू से लड़ाई होती है। फिट्स ग्लास के चेहरे पर और पैर पर वार करता है, फिर भी ग्लास डटा हुआ होता है। आगे दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार चाकू से हमला करते हैं। अब ये दोनों बहुत ही जख्मी हुए होते हैं। फिट्स बहुत डरा हुआ होता है, पर ग्लास की आंखों में कोई डर नहीं होता क्योंकि वो पहले से मर चुका है। उसने अपनी पत्नी को खोया और अपने बेटे को भी खो दिया है। ग्लास फिट्स का गला दबाकर उसे मारा होता है। तभी उसे उस पावनी आदिवासी के शब्द याद आते हैं। उसने कहा था बदला लेना और सजा देना हमारे हाथ में नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। तभी ग्लास को सामने कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं। ग्लास फिट्स को नदी में फेंक देता है। फिट्स नदी में बहता हुआ उन आदिवासी के पास चलाता है और उन आदिवासी का मुखिया फिट्स का गला काटकर उसे मार देता है। फिट्स को मारने के बाद वो आदिवासी ग्लास की तरफ बढ़ते हैं। उन आदिवासी में एक लड़की होती है और वो वही लड़की होती है जिससे उस लड़की को फ्रांसीसी आदमी ने ग्लास से बचाया था। वो फ्रांसीसी भी वही होते हैं
जिन आदिवासी ने उनसे घोड़े और बंदूकें लिए थे। ग्लास को आदिवासी का ग्रुप इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसने उस मुखिया की लड़की को फ्रांसिस से बचाया था। ग्लास को इस बात का भी एहसास होता है यहाँ के आदिवासी इस जगह के भगवान है, इसलिए ग्लास ने फिट्स को उन्हें सौंप दिया। अब ग्लास पूरी तरह जख्मी होता है। उसे आखिर में उसकी पत्नी की आत्मा दिखाई देती है। ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है और ये कहानी यही खत्म होती है। द रेवेनेंट मूवी 2015 में आई अमेरिकन एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी का बजट $135 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $533 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 8 स्टार मिले हैं। तो ये था रेवेनेंट मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करेगा। आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।